हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 20 जून और 20 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पीडीएफ और जो भी अपडेट्स होती है पोस्ट होती है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, आपको डाउट हो, फीडबैक देना हो तो मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू आप दे सकते हो। नाउ टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी अरिस्टोटल का बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया कोट है। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो अरिस्टोटल कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमको एक्सीलेंस तक पहुंचना है ना, तो एक्सीलेंस के लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक्सीलेंस जो है वो बेसिकली प्रैक्टिस है। एक्सीलेंस एक हैबिट होती है, कोई वन टाइम एक्ट नहीं होता कि आपने एक चीज ऐसी कर दी, एक एक्शन ऐसा कर दिया कि आप एक्सीलेंस की तरफ चले गए। एक्सीलेंस में आपको बार बार रिपीटेडली वो चीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बनती है और हैबिट ही एक्सीलेंस है। एक्सीलेंस किसी वन टाइम एक्ट को नहीं कहा जाता। इसीलिए जब आप यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हो तो आपको यहाँ पे हर दिन हैबिट में लाना है, जैसे कि आंसर राइटिंग को हैबिट में लाना है, कंसिस्टेंसी को हैबिट में लाना है और इसी से आपको एक्सीलेंस मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में सोसाइटी में एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है, बढ़िया एडिटोरियल है कंपलसरी वुमेन के बारे में। तो दिस इज एन एडिटोरियल जो सोसाइटी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है, इसको डिस्कस करेंगे। जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पे एक पैकेज अनाउंस हुआ है जिसको जेनेवा पैकेज कहा जा रहा है। क्या है ये समझेंगे। इंडिया बांग्लादेश मीट के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इंडिया गिव्स इमरजेंसी वीजा। तो ये किसको इमरजेंसी वीजा दे रहे हैं हम? अफगानिस्तान के कुछ हिंदूज एंड सिख लोग हैं, इनको हमने इमरजेंसी वीजा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है और हम यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करके लाना चाहते हैं, इसीलिए हमने इनको इमरजेंसी वीजा देने की बात की। क्या है पूरा देखेंगे। डिजिग्नेशन फेलियर के बारे में देखेंगे। ये वही आर्टिकल है जो मैंने आपसे सैटरडे को भी डिस्कस किया था। इसके बारे में थोड़ा सा और एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आर्टिकल मैंने लिया है। हमने सैटरडे को देखा था कि चाइना ने एक तरह से वीटो लगा दिया, एक तरह से यहाँ पे रोक लगा दी। जो हम डिजिग्नेट करवाना चाहते थे, एक टेररिस्ट है, ठीक है, मक्की नाम है इस टेररिस्ट का, ठीक है, ये लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। इसको यूएस और इंडिया दोनों डिजिग्नेट करवाना चाहते थे एज ए टेररिस्ट फ्रॉम यूएनएससी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको एज ए टेररिस्ट डिजिग्नेशन दिलवाना चाहते थे, लेकिन चाइना ने इसमें रोक लगा दी। क्यों लगाई, क्या इसके पीछे कारण है, बैकग्राउंड क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस का, समझेंगे इसको। जीएस 3 में सिक्योरिटी में अग्निपथ के बारे में देखेंगे। अग्निपथ स्कीम तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हैं तो क्या डेवलपमेंट हुए हैं इसको देखेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग के बारे में। अब देखो, इस सेम चीज को 5G के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी फ्राइडे या सैटरडे को डिस्कस किया हुआ है, तो मैं 5G के बारे में नहीं करूंगी यहाँ पे डिस्कस। मैं देखूंगी यहाँ पे बताऊंगी कि कंट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग पे, ये समझेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स ऑल्सो। ओके, तो जो लोग 2022 का मेन अटेम्प्ट देने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, इसके अलावा जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। और एक चीज लास्ट में हम देखेंगे अबाउट द स्टार्स ऑफ द डे। अब ये क्या है, ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये आप लोगों की अचीवमेंट है। जो लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनके नाम मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, अनाउंस करूंगी। ओके, आगे अच्छा देखो, ये जो है एथिक्स का कोर्स हमारा जीएस पेपर 4 का कोर्स है, ठीक है। जो सिलेबस हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो 20 जून से ये शुरू हो रहा है, ओके, और ऑनलाइन मोड में शुरू हो रहा है, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। इसकी फीस जो है ₹2999 है। और आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, इसके एनरोलमेंट तो मैं क्लोज कर चुकी हूँ। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके एनरोलमेंट मैंने 2 दिन के लिए एक्सटेंड करे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स मिल रहे हैं, इसीलिए 2 दिन के लिए मैंने इसको एक्सटेंड किया है। दूसरी चीज आप लोगों के लिए एक ये भी चीज है कि आज से जो ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, इसका पहला ओरिएंटेशन सेशन आज है, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन आज है और ये ओरिएंटेशन सेशन सभी के लिए ओपन है, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन सेशन को आप सभी लोग देख सकते हो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो लोग तो हैं ही, जिन लोगों ने एनरोल किया है उनको मैं यहाँ पे पर्सनली ऐड करूंगी हमारे जो गूगल मीट सेशन होगा। बाकी मैं लिंक जो है इसके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। जो भी इस ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड करना चाहता है वो कर
सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ओके, एंड इसका टाइमिंग क्या होगा, इसका टाइमिंग होगा 6:30 PM। ओके, टुडे 6:30 PM हम ये ओरिएंटेशन सेशन लेने वाले हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इस लिंक पे जाके, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, इस लिंक पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे 6:30 PM पे। और जिन लोगों ने एनरोल किया है उनको मैं पर्सनली ऐड करूंगी आज के जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें। ओके, और इसकी जो पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम में विद इन 1 आवर बाय 2 PM आपको मिल जाएगी, 1 और 2 PM आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। सर्विसेज रूल आउट रोल बैक ऑफ अग्निपथ रिवीलिंग हायरिंग प्लान। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम के बारे में देख लो, जिन लोगों को नहीं पता शॉर्ट में बता देती हूँ। अग्निपथ स्कीम में क्या होगा, यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे आप अगर 17.5 से लेकर 23 ईयर एज ग्रुप में हो तो आप लोग जाके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एज सोल्जर्स। ओके, तो ये वॉलंटरी बेसिस पे 4 साल की स्कीम है और यहाँ पे सारी प्रोसीजर होगा, रिक्रूटमेंट होगा, इंटरव्यू वगैरह सब होगा, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 4 साल के लिए है ये, ठीक है। और इस साल में 46,000 रिक्रूटमेंट होने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जब आप छोड़ोगे 23 ईयर की एज, जब भी आप 17.5 से जो भी 4 साल आप जब भी खत्म करते हो, तब जब भी आप छोड़ोगे 4 साल की सर्विस के बाद, उसके टाइम पे आपको लगभग 11 लाख का यहाँ पे लमसम अमाउंट आपको मिलेगा हाथ में, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा खासा आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एंड में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है, पेंशन नहीं मिलेगी ना। इसी को लेकर पेंशन नहीं मिलने के कारण, जॉब सिक्योरिटी का इशू होने के कारण, सिर्फ 4 साल का टेन्योर होने के कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, तो अगर आपको अग्निपथ के बारे में और जानना है तो आप सैटरडे का लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि क्या इस अग्निपथ स्कीम के प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है अग्निपथ स्कीम के बारे में तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने आपसे अग्निपथ के बारे में एक क्वेश्चन भी शेयर किया था मेन आंसर राइटिंग का, तो ये फ्राइडे का और सैटरडे का लेक्चर आप जरूर देखना, आपको अग्निपथ स्कीम प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं इसमें कि डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो प्रोटेस्ट बहुत हो रहे थे, ठीक है। अब देखो आज यहाँ पे भारत बंद भी बुलाया कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ यूनियंस ने, ठीक है। तो भारत बंद बुलाया कि यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे ये बोल के। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर वेंडलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। देखो आपकी जो भी डिमांड है वो अलग है, ठीक है। जो डिमांड है आपकी वो आप शांति से भी रख सकते हो। आप यहाँ पे ट्रेन चला के दुनिया, जो हमारा देश है, इसकी इकोनॉमी का नुकसान करके आपको भी कुछ नहीं मिलना है ना। अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर एट लॉस। तो यहाँ पे जो डिमांड्स है वो आप रखिए, लेकिन एक सलीके के साथ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ट्रेन जला रहे हैं, हम यहाँ पे बीच में बैठ गए, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को ठप कर दिया, इस तरह से काम नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ पे जो अग्निपथ स्कीम है इसके बारे में प्रोटेस्ट चल रहा था। अब यहाँ पे जो तीनों सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों सामने आई हैं और इन तीनों ने बोला है कि देखो इसको हम रोल बैक तो नहीं करने वाले, यानी कि हम इस अग्निपथ स्कीम को वापस तो नहीं लेने वाले, ठीक है। अग्निपथ स्कीम को वापस तो नहीं लेने वाले ना। देखो अगर हम बात करें अग्निपथ स्कीम को क्या वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपका क्या राय है कि अग्निपथ स्कीम को वापस लेना चाहिए कि नहीं, सही स्कीम है, कंटिन्यू करना चाहिए। मैं बताऊं आपको तो देखो अग्निपथ स्कीम में ऐसी कोई बुराई नहीं है। कुछ यहाँ पे लूप होल हैं जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो इसको इसके ऊपर काम कर सकती है, इसको बैलेंस आउट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल द स्कीम इज नॉट अ बैड स्कीम। ओके, तो यहाँ पे ये अग्निपथ स्कीम के बारे में तो हमने बात करी। अब देखो ये तीनों सर्विसेज ने बोला है कि हम इस स्कीम को वापस तो नहीं लेने वाले हैं। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कि अभी गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर ने अलग अलग तरीके से अग्निवीर्स को फैसिलिटेट करने का या इनको अलग प्रिविलेजेस देने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अभी कल की ही बात है, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 10% रिजर्वेशन रख रहे हैं फॉर द अग्निवीर्स इन नेक्स्ट द डिफेंस सर्विसेज। जो भी जैसे मान लो 4 साल की सर्विस खत्म हो जाती है अग्निवीर्स की, उसके बाद वो फिर से आर्मी में या नेवी में जिस भी पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें जितनी भी टोटल वैकेंसीज होंगी उनमें 10% रिजर्वेशन होगा अग्निवीर्स के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज सीएपीएफ में, आसाम राइफल्स में, इन सभी के पोस्टिंग में भी, इन सभी की ज्वाइनिंग जो भी होगी यहाँ पे रिक्रूटमेंट, उसमें भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके अलावा आईटी सेक्टर्स में भी यहाँ पे रिजर्वेशन की बात चल रही है अग्निवीर्स के। तो यहाँ पे ये प्रिविलेजेस तो हैं ही। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि जो लोग भी अभी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जिन्होंने भी इस तरह का वेंडलाइजेशन किया है, जिन्होंने भी इस तरह की यहाँ पे हिंसा फैलाई है, इनडिसिप्लिन दिखाया है, उनको तो अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा, उनको इस अग्निपथ स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जो भी अग्निवीर का रिक्रूटमेंट होगा उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे आपसे एक
अंडरटेकिंग साइन कराएंगे, जिसमें हम आपसे बोलेंगे कि आप ये लिख के दो कि आप इन प्रोटेस्ट में इस तरह की यहाँ पे इनडिसिप्लिन में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये, अब देखो इन्होंने भी ये कहा है कि देखो अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारी जो आर्मी थी जैसे उसकी एवरेज एज 32 ईयर्स हुआ करती थी, जो कि काफी हाई है। ठीक है, 32 ईयर्स हुआ करती थी। अगर ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च हो जाती है तो इसमें हमारी जो एवरेज एज है वो 26 हो जाएगी, जो कि काफी अच्छी है। ठीक है, अब देखो जो फ्यूचर वॉर होने वाली है, हम सभी को पता है कि टेक्निकल फ्यूचर, टेक बेस्ड फ्यूचर वॉर्स होंगी। ठीक है, साइबर वॉर हो सकती है या जो भी वॉर होंगी वो टेक बेस्ड होगी। अब टेक बेस्ड जो वॉर होंगी उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है हमारे देश का यूथ, और इसीलिए यूथ को शामिल किया जा रहा है आर्मी में थ्रू दिस अग्निपथ स्कीम। और ये चीज ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हम नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे ही उठे एक दिन हमको आइडिया आया और हमने ही कर दिया, ऐसा नहीं है। हमको यहाँ पे रिकमेंडेशंस मिली है कई बार, जैसे एक कारगिल रिव्यू कमेटी थी। ठीक है, कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी ये हमको रिकमेंडेशन दी है कि आपको अपनी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इसकी जो एज ग्रुप है आपको कम करनी चाहिए। ठीक है, जो ओवरऑल एज है आपको इसकी कम करनी चाहिए, सो दैट जो यंग जनरेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो पाए और टेक बेस्ड वॉर्स के लिए आप तैयार हो पाओ। ठीक है, तो ये थी इसका डेवलपमेंट अग्निपथ स्कीम के बारे में। नेक्स्ट आगे आर्टिकल के बारे में बढ़ते हैं, ऑक्शनिंग 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स। ना देखो 5G के बारे में तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था 5G के बारे में। तो 5G का यहाँ पे 5G बेसिकली क्या है, देखो सेलुलर मोबाइल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सेलुलर मोबाइल टेक्नोलॉजी जनरेशन है 1G 2G 3G 4G और 5G। तो इसको लेकर स्पेक्ट्रम बैंड जो है वो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ऑक्शन करने वाली, तो कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है कि इस बार की जो जुलाई आएगी, जुलाई में हम ये स्पेक्ट्रम जो है 5G स्पेक्ट्रम इसको लॉन्च करेंगे, इसका ऑक्शन करेंगे यानी कि नीलामी करेंगे। तो लगभग 72 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पे बैंड है, इसकी नीलामी होने वाली है। ठीक है, तो ये जो नीलामी होगी इसमें जो भी पर्सन, जो भी कंपनी मान लो ये खरीदती है इस फ्रीक्वेंसी बैंड को, तो 20 सालों तक के लिए उसके पास इसकी ओनरशिप रहेगी। ओके, अच्छा, अब इसमें 3 लेवल्स पे ये ऑक्शनिंग होने वाली है। जो बैंड्स सेल होने वाले हैं वो 3 लेवल पे होने वाले हैं, एक तो है लो फ्रीक्वेंसी बैंड, एक है मिड फ्रीक्वेंसी, एक है हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है इसको 5G कंपनीज जो है ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज करने वाली है। ओके, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मिड बैंड और हाई बैंड है स्पेक्ट्रम का, इसको जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज करेंगे। ना 5G के बारे में आपको पता है कि जो स्पीड है इसकी 10 टाइम्स स्पीड है। ठीक है, उसके अलावा जो लेटेंसी है सबसे कम है। तो ये सब चीजें लाने के लिए भी और हमारी जो इकोनॉमी है इसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे बजट में 2022 के बजट में ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है 2022 में शुरू हो जाएगा। ओके, और 5G सर्विसेज जो है हमारे देश में 2023 तक रोल आउट कर दी जाएंगी। ओके, यानी कि अगले साल तक 5G आपको सर्विसेज मिलने लगेंगी। ओके, अब ये स्पेक्ट्रम कब इसका ऑक्शनिंग होनी है, तो देखो ये जो है स्पेक्ट्रम, इसकी ऑक्शनिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है 26 जुलाई से इसकी ऑक्शनिंग होने वाली है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो कमर्शियल रोल आउट होने वाला है इसमें गवर्नमेंट की साइड से भी हमको काफी एडवांटेजेस मिल रहे हैं। किसको? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो ये प्रोज हैं, देखो इस 5G ऑक्शनिंग के प्रोज क्या क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रिलीफ मेजर्स दे सकती है। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम के जो यूसेज चार्जेस हैं इसको स्क्रैप कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्पेक्ट्रम पेमेंट है इसके लिए मॉरेटोरियम को बढ़ा दिया गया, यानी कि जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है इसके जो ड्यूज थे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जैसे टैक्स देती है ना, हर कंपनी अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग फॉर्म में टैक्स देते हैं, वैसे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का यहाँ पे कुछ परसेंट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे कुछ सब्सिडी दी गई है, कुछ ईज करा गया है इसको। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट के साइड से मेजर्स हैं, सो दैट जो 5G स्टार्टअप्स हैं, 5G टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, वो धीरे धीरे करके एनकरेज हो और आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और कि जो 5G टेक्नोलॉजी सबसे पहले मेट्रोज और लार्जर सिटी में आने वाली ये प्लान है। ओके, नाउ देखो दो इश्यूज हैं इसके आसपास। दो इश्यूज क्या है? इश्यूज जो है दो है मेनली, जिसको लेकर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो खुश नहीं है। पहले तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बड़ी होड़ में लगे हुए थे कि हमको खरीदना है 5G स्पेक्ट्रम, अब बड़े दुविधा में है। ठीक है, अब दुविधा में क्यों है? देखो पहला रीजन तो ये है कि इसके जो प्राइजेस हैं बहुत हाई रखे गए हैं। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम बैंड है इसके प्राइजेस बहुत हाई रखे गए हैं। अब प्राइजेस हाई रखने के कारण पहली चीज तो ये कि एक तो इतना इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, इतनी फंडिंग आए तो आए कहाँ से। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रिटर्न जो मिलने वाला है उसके ऊपर भी आप श्योर नहीं हो, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आपने अभी तक इंप्लीमेंट करी नहीं है, तो इसके बारे में भी आप श्योर नहीं हो कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा इशू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है वो है कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क का। ठीक है, कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क। अभी कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क क्या है इसको समझो। देखो
अभी तक क्या हो रहा था कि मान लो कोई भी कंपनी है, मान लो गूगल है, ठीक है, गूगल है, फेसबुक है, ये जो कोई भी कंपनी है, इनको यहाँ पे ये चाहते हैं, ये कब से बोल रहे हैं कि हमको अपना अपना एक कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क चाहिए, यानी कि गूगल जो है अपना प्राइवेट नेटवर्क बना सके 5G के ऊपर, और यहाँ पे इसमें ये जो भी इसको इनोवेशंस करने हैं ये कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह के इनोवेशन जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये सब काम इसमें ये कर सकता है ना। इसका जो कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क है, इसमें ये इसका अपना नेटवर्क बन गया, ठीक है। पहली चीज तो ये, इसमें ये जो इनोवेशन चाहे वो कर सकता है। दूसरा, ये क्यों करते हैं, जैसे कि एक तो डाटा सिक्योरिटी के लिए और प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए किया जाता है कि मान लो इन्होंने, गूगल ने कोई इन्वेंशन करते हैं यहाँ पे, और ये अगर लीक हो गया तो फिर इनका तो नुकसान है। तो यहाँ पे डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी भी चाहते हैं, इसीलिए ये कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क की डिमांड कर रहे थे ना। ये कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क में क्या बोला गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारी ये बोला है, इस स्पेक्ट्रम लॉस को समझाते हुए ये बोला है कि जब हम ऑक्शनिंग करेंगे, ठीक है, जब हम ऑक्शनिंग करेंगे तो हम एक अलाउ कर रहे हैं, एक विंडो दे रहे हैं, किसको, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनको एक ओपन विंडो दे रहे हैं कि ये चाहें तो अपने कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम सीधे गवर्नमेंट से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से खरीद सकते हैं। तो 5G स्पेक्ट्रम को ये सीधे गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं, समझ गए। तो प्राइवेट कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक को अपना कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, तो ये लोग अपना जो स्पेक्ट्रम चाहिए, इनको 5G स्पेक्ट्रम लगेगा इसके लिए, और ये स्पेक्ट्रम ये सीधे गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं। ये चीज गवर्नमेंट ने कही है। नाउ इस पे जो हमारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे जियो हो गया, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बड़े नाराज बैठे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को इन सब ने मिलकर चिट्ठी लिखी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा पूरा बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी जो है वो मेनली इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन के लिए है। अब ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, देखो इंडस्ट्री 4.0 जैसे इंडस्ट्री 1.0 आया, फिर 2.0 आया, इसमें हमने क्या किया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐड करी। अब इंडस्ट्री 4.0 जो आया है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, मशीन लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मशीन लर्निंग की, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिग डाटा की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये सब चीजें जो ये सब इनोवेशन होने वाली ना, ये इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत आते हैं। और जो 5G टेक्नोलॉजी होने वाली है यूज, वो इसी के लिए यूज होने वाली है, इंडस्ट्री 4.0 के लिए ही यूज होने वाली है। तो यहाँ पे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका कहना ये है कि 5G यूज किसके लिए होने वाली है, इस तरह के इनोवेशन के लिए होने वाली है, IoT के लिए, आर्टिफिशियल थिंग्स के लिए यूज होने वाली है। अब इसमें हमारे पास आती ये कंपनीज, गूगल, फेसबुक, हमारे पास आती टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली ये कह रही है कि हमारे पास ये कंपनीज आती है और हमसे लीज पे ले जाती, ठीक है, लीज पे ले जाती, आपने इनके लिए डायरेक्ट ओपन कर दिए विंडो, तो ऐसे में ये कंपनीज हमारे पास आएंगी नहीं, तो हम इस 5G का नेटवर्क का करेंगे क्या, हमारे पास तो आपने पूरा बिजनेस ही हमारा कट डाउन कर दिया, ये कह रहे हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते थे वो स्पेक्ट्रम खरीदते थे, किससे, गवर्नमेंट से, और जिस भी कंपनी को जरूरत पड़ती थी जिस भी काम के लिए, तो वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आती थी, या तो इनसे खरीदती थी या तो इनसे लीज पे लेती थी, ठीक है। अब जो 5G है, 5G काम का ही इन कंपनीज के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पे इनोवेशन करना है और यहाँ पे इनको कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाना है। वैसे यूजुअली क्या होता है कि ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आते हैं, इनसे खरीदते हैं, इनसे लीज पे लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमसे सीधे आके ले लो भले, ठीक है। तो ऐसे में ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनका तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया, धंधा ही चौपट हो गया है ना। तो यहाँ पे यही चीजें बोल रहे हैं कि ऐसे में एक तो आपने हाई रिजर्व प्राइजेस रख लिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट अलॉटमेंट आप कर रहे हो एंटरप्राइजेस को, तो यहाँ पे दोनों इश्यूज बड़े बड़े हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपने इतने हाई प्राइजेस रखे हैं, दूसरी चीज कि आप एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली स्पेक्ट्रम सेल कर रहे हो उनके कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसा हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमको ट्राई ने रिकमेंड किया है। ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये ट्राई है, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया, यहाँ पे जो फिक्स्ड प्राइजेस रखे गए हैं स्पेक्ट्रम के, इन्होंने रिकमेंड करे हैं। तो यहाँ पे ट्राई ने इतना जो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करी थी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उनके बाद ये बोला है कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे 35 to 40% जो है रेट्स कट कर देंगे, ठीक है। लेकिन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बोल रहे नहीं, इतने से हमारा कुछ नहीं होगा, आप 90% रेट्स कट करो, ठीक है। तो ये इशू है। दूसरी चीज मैंने जैसे कि आपको बताया कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क का, वो इशू है। अब देखो यहाँ पे 5G के बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, 5G क्यों जरूरी है, 5G का स्पेक्ट्रम रोल आउट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि 5G जो है नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी है। पहली चीज तो ये, इसमें जो लेटेंसी है अल्ट्रा लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब जितने डिले के साथ काम करती टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको मैसेज भेजा, आपको कितने डिले के बाद वहां पे मैसेज रिसीव हुआ, इसको हम कहते हैं लेटेंसी। तो एकदम बहुत ही लो लेटेंसी है, स्पीड बहुत ज्यादा है, 2 से 20 Gbps की स्पीड
स्पीड मिलेगी, जहां आपको मैक्सिमम आज के टाइम पे 25 Mbps की स्पीड मिलती होगी, अब आपको 2 से 20 Gbps की स्पीड मिलेगी। जो 8K मूवीज है ना, अब आप सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इस तरह की चीजें। उसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली, ये बैकबोन होने वाली है नई टेक्नोलॉजी की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, जैसे कि इसकी हमने बात करी इंटरनेट ऑफ थिंग की, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की, ठीक है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो गए जैसे टेली सर्जरी हो गई, टाइम डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब चीजों में 5G टेक्नोलॉजी ही काम आने वाली है। इसीलिए कोशिश यही है कि यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी स्पेक्ट्रम इसके रिलीज किए जाए। और एक और चीज, इकोनॉमिक बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है 2035 तक अगर 5G टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर जाती है तो 2035 तक हमको $1 ट्रिलियन का मुनाफा होगा हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। ओके, इंडिया की बात कर रही है सिर्फ। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, इंडियाज इंटरेस्ट एट WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो WTO की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नंबर 12 हुई है, ठीक है। तो इंडिया के क्या इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक पैकेज लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया जेनेवा पैकेज। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो WTO की जो मीटिंग है, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रखी गई कहाँ पे, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे आता है, स्विट्जरलैंड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही ये स्कीम जो है, ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये रखी गई थी। और यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कल परसों कि यहाँ पे WTO में ये डिस्कस हुआ, डिसाइड हुआ कि यहाँ पे जो वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है, इसके ऊपर जो पेटेंट था उसको अभी वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी कि इसके ऊपर जो पेटेंट था उसको अभी के लिए रिमूव कर दिया गया है, सो दैट हम वैक्सीन इक्विटी की तरफ बढ़ सके, ठीक है। वैक्सीन इक्विटी की तरफ हम बढ़ सके, तो वैक्सीन इक्विटी की कोशिश की गई है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश की गई है, फिशरी सेक्टर में जो सब्सिडी है उसको यहाँ पे बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है, ई कॉमर्स के ऊपर बात की गई है। ये सब कुछ जो किया गया है, इसको जेनेवा पैकेज का नाम दिया गया है। ओके, नाउ WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है, ये क्या होती है, WTO में क्या होता है, सिस्टम ऐसा है, जैसे वर्ल्ड बैंक IMF का अलग सिस्टम है, WTO का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी की रजामंदी होनी चाहिए, पूरा डेमोक्रेसी के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये बुलाई जाती है WTO में और सब लोग डिसीजन लेते हैं अलग अलग मैटर्स के बारे में, जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो WTO है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चीफ को पावर नहीं देता, ये पावर कलेक्टिवली होल्ड करते हैं WTO के मेंबर्स। ओके, और इसीलिए जो ये मीटिंग होती है हर 2 साल में एक बार यहाँ पे होती है। ओके, और इसकी जो इस बार की मीटिंग हुई है जेनेवा में हुई है, इसको कहा जा रहा है MC12, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नंबर 12। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या डिसाइड हुआ। पहली चीज, एग्रीकल्चर को लेकर क्या डिसाइड हुआ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड देना है हमको, जैसे मान लो ह्यूमैनिटेरियन एड जो चलाती है UN जैसी हो गई, ठीक है, WTO हो गया, ये सब ह्यूमैनिटेरियन एड जहाँ पे भी वॉर टॉर्न एरियाज है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाती है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान में इतना इश्यूज है तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे फूड दिए जाते हैं, फूड ग्रेन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और ये किए जाते हैं अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो WTO ने ये कहा है, बेसिकली एग्रीमेंट ये हुआ है कि कुछ कंट्रीज यहाँ पे क्या कर रही थी, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी। जैसे इंडिया ने भी ऐसा किया था, फूड ग्रेन्स को थोड़ा टाइम के लिए एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, वीट को एक्सपोर्ट करना कम कर दिया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि देखो वीट का प्रोडक्शन पहले ही कम हुआ था और पहले तो हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को देखेंगे ना, पहले तो हम अपने खुद के देश के लोगों को देखेंगे कि हमारे देश के लोगों को वीट मिल रहा है कि नहीं, तो पहले हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करेंगे, उसके बाद बचेगा, सरप्लस बचेगा तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि इंडिया तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इंडिया के पास तो इतना वीट है। तो इंडिया ने समझाया कि हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट का भी तो देखना है, हमको अपना कंज्यूमर्स को भी तो देखना है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, डोमेस्टिक फूड सप्लाई को भी तो देखना है। ऐसा थोड़ी कि हम अपने देश में फूड सिक्योरिटी का कुछ देखें नहीं और दूसरे देशों में फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, तो ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया ने बोला है कि हम यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके साथ भी हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को और हम यहाँ पे बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दें, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन न लगाएं एक्सपोर्ट में, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको अपने देश का भी यहाँ पे अपने देश की फूड सिक्योरिटी का भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बोला गया कि जब भी ऐसी बात होगी जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी है तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हमको इंश्योर करनी है फूड ग्रेन्स की, ठीक है। तो WTO ने ये कहा है, अपने मेंबर्स को एनकरेज करा है कि आपके देश में अगर सरप्लस है तो आप इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू या जिस भी ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू आपको यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करना है आप करो, ठीक है। तो ये WTO के रेगुलेशंस के कंप्लाइंस में होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, WTO ने ये भी बोला है कि हम यहाँ पे एक वर्क प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, कहाँ पे, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है यहाँ पे।
सो दैट यहाँ पे एक तो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो और दूसरा यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बूस्ट हो। ओके, तो ये एग्रीकल्चर के बारे में हो गई बात। दूसरी बात हो गई फिशरीज के बारे में। फिशरीज के बारे में ये बात हुई कि जो सब्सिडीज हम अभी प्रोवाइड कर रहे थे इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, जो फिशरमैन को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे थे इसको एलिमिनेट करेंगे सो दैट फेयर कंपटीशन डेवलप हो सके। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन एक ये है, एग्जेम्पशन है यहाँ पे, ठीक है, कि जहां पे भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में हमारी जो फिशरीज के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती है उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। ओके, तो ये कहा गया है बाय द WTO। और दूसरी चीज ओवर फिशिंग की भी बात की गई है। ओवर फिशिंग क्या होती है, ऐसी आपने फिशिंग कर ली, इतनी फिशिंग कर ली कि जो फिशेज है आपने इतनी पकड़ ली कि वो इतनी रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी बात की गई है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि लगभग 34% ओवर फिशिंग हो रही है आज के टाइम पे, और इसके बारे में भी बात हुई है यहाँ पे। तीसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के बारे में बात हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब है जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है ना, जैसे मान लो इंडिया में बैठी हूँ मैं, ठीक है, इंडिया में बैठे बैठे मैंने यहाँ पे US से कुछ बुक मंगाई, ई बुक मंगाई, फॉर एग्जांपल ई बुक मंगाई, या फिल्म खरीदी मैंने, या वीडियो गेम खरीदा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो ई बुक्स हो गए, फिल्म हो गई, म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स, ये सब जो है ये ई ट्रांसमिशन में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में आते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी तक क्या होता था, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगती थी। अब कस्टम ड्यूटीज क्यों लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटीज बेसिकली इसलिए लगाई जाती है सो दैट जो आपका ट्रेडिशनल मार्केट है, लोकल मार्केट है, उसको भी उगने का, उसको भी ऊपर आने का मौका मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कस्टम ड्यूटीज एकदम हटा दी, यानी कि US से कोई भी पर्सन जो है वो अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया में बिना किसी रोक टोक के। तो अब ऐसे में क्या होगा, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो तो बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि US से सामान आ रहा है, पहला तो इम्पोर्टेड है, दूसरा कम दामों पे आ रहा है, क्योंकि ये लोग तो वेल स्टैब्लिश्ड है, हमारे इंडस्ट्री तो अभी अभी स्टैब्लिश हो रही है, और जब नई नई चीज स्टैब्लिश होती है तो ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने एक्सटेंड ये एग्री किया है कि हम जो है मोरेटोरियम बढ़ाएंगे, कि हम कस्टम ड्यूटीज थोड़ा टाइम और नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे US जैसे जो कंट्रीज हैं, US हो गया, UK हो गया, ये जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बोल रही हैं कि आप जो है उल्टा एक काम करो, कस्टम ड्यूटीज पूरे ही हटा दो आप हमारे ऊपर से, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कोविड पैंडेमिक गया है, पैंडेमिक में बेचारे लोग कितना परेशान हुए, तो उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन आसानी से हो पाएगा कम दामों पे, ठीक है। ये US और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कह रही है। लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दो कंट्रीज जो है इसका अपोज कर रही हैं। ये कह रही हैं कि अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को एकदम फ्री एंट्री कर देते हो बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, तो पहला तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट पूरा टूट रहा है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे लगभग $10 बिलियन का हम जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इनका इम्पोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का, उनको $10 बिलियन का यहाँ पे नुकसान हो रहा है पर एनम, ठीक है। ग्लोबली $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे 95% जो नुकसान है ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को झेलना पड़ता है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये कहना है कि हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज में ज्यादा दिनों तक आपको छूट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे हमको रेवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ओके, तीसरी चीज यहाँ पे क्या बात हुई है कि देखो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो पॉलिसी बनाने की बात की गई है, इंडिया और साउथ अफ्रीका एक पॉलिसी बनवाना चाहते हैं WTO के ग्राउंड पे ही, कि यहाँ पे डिजिटल एडवांसमेंट हो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और इनको ज्यादा रेवेन्यूज और कस्टम्स कमाने का मौका दिया जाए, सो दैट इनके यहाँ पे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और देखो जब ये इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर ये भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी करेंगे, यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन होगा तो ये भी तो डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। तो ओवरऑल ट्रेड तो हमारे देशों में, हमारे पूरे ग्लोबली ट्रेड तो हमारा बढ़ना ही है, ठीक है। पेटेंट से रिलेटेड क्या बात हुई है, कोविड की वैक्सीन को लेकर, यहाँ पे कोविड की वैक्सीन को लेकर इंडिया फिर गया था WTO के पास कि आप इन वैक्सीन के ऊपर से जो पेटेंट है इसको वेव ऑफ कर दो, यानी कि पेटेंट वेवर हमको दे दो, इसके ऊपर जो पेटेंट हमने लगाए रखा है उसको हटा दो, सो दैट यहाँ पे कोविड के रिगार्डिंग जिन देशों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे ग्लोबल इनइक्विटी हम देख रहे हैं, वो सॉल्व हो सके, रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो ऐसे में WTO ने ये जो पेटेंट वेवर है ये दे दिया है, बेसिकली पेटेंट्स हटा दिए हैं अभी के लिए। लेकिन ये जो पूरा काम हुआ है इसमें सिर्फ कोविड वैक्सीन इन्वॉल्व है, इसमें कोविड के ड्रग्स या फिर कोविड के डायग्नोस्टिक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी तक बहुत 3 साल हो चुके हैं, और इसीलिए कोविड को 3 साल हो चुके हैं, इसीलिए बहुत लेट ये डिसीजन आया। पहला तो पेटेंट रिमूवल का, पेटेंट वेवर का बहुत लेट आया, और बहुत छोटा डिसीजन है, क्योंकि इसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको डायग्नोस्टिक्स पे, ड्रग्स पे, थेरापेटिक्स पे, इन सब पे भी वेवर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है, ठीक
ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन है आज के समय पे। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली WTO के पूरे पैकेज की, जेनेवा पैकेज की, कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व था। ओके, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जेनेवा पैकेज में एक तो एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई, फूड सिक्योरिटी की, दूसरी फिशरीज के सब्सिडी की, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की, और चौथा पेटेंट वेवर की। ओके, कोविड के ऊपर से, कोविड वैक्सीन के ऊपर से। नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया बांग्लादेश शुड वर्क ऑन रिवर मैनेजमेंट। तो देखो, इंडिया और बांग्लादेश की एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई है, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई, कंसल्टेटिव कमीशन की मीटिंग है ये। और यहाँ पे ये बात हुई है कि इंडिया और बांग्लादेश किन किन फ्रंट्स पे अभी काम करने वाले हैं। तो देखो, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई है, साइबर सिक्योरिटी पे, स्टार्टअप्स पे, ओके, फिनटेक पे, इन सब बेसिस पे अभी इंडिया और बांग्लादेश मिलके काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फ्लड्स का भी सीन चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि अगर हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो वी विल बी वेरी मच ग्रेटफुल और वेरी मच थैंकफुल कि हम यहाँ पे आपकी किसी भी तरह से मदद कर पाए। हम बहुत हैप्पी होंगे आपकी मदद करने में। ओके, दूसरी चीज ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे साउथ एशिया में। ओके, इसीलिए हमारे लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हम दोनों देशों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुल मिला के 54 रिवर्स जो है वो शेयर होती हैं आपस में, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये बोला है दोनों ने आपस में मिलके कि हमको, क्योंकि 54 रिवर्स शेयर करते हैं हम दोनों, इसीलिए इनको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बना के रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो हम दोनों की, और हम दोनों इसमें कोऑर्डिनेट भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, इससे पहले ये तो रिवर की बात हो गई, इसके पहले लैंड बॉर्डर का भी एक इशू था हमारे बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो हमने रिजॉल्व कर लिया लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 2015 में किया था, इसके थ्रू हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। आप मुझे बताना, आज के सेकंड क्वेश्चन आपकी, ये पहला क्वेश्चन आप पता है ना, अग्निपथ स्कीम का पूछा था मैंने कि क्या करना चाहिए, रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लैंड बॉर्डर, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये आप मुझे बताना। ओके, नाउ इसका तो हमने रिजॉल्व कर लिया लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, तो लैंड बॉर्डर जो डिस्प्यूट था इसको तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अभी जो है ये रिवर्स का डिस्प्यूट है, तो इसको भी हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं। तीसरा एक रिवर है, ठीक है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करती है, इसको लेकर बांग्लादेश ज्यादा शेयर चाहता है। ओके, तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, रखाइन प्रोविंस के जो रोहिंग्या हत्या हैं बांग्लादेश में रुके हुए, तो बांग्लादेश इनसे भी परेशान है। तीसरी चीज अभी जो बीच में चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के, वो ये कि आपको पता है बीजेपी के कुछ लीडर, दो लीडर हैं जिन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहत किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, जो कि मुस्लिम्स के लीडर हैं, मुस्लिम्स के भगवान हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऑल जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन थी, ये पूरा सामने आ गई और इन्होंने इंडिया को घेर लिया। बांग्लादेश भी आ सकता था इनके साथ चाहता तो, लेकिन बांग्लादेश इनके साथ नहीं जुड़ा। बांग्लादेश ने हालांकि इन स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज जरूर किया, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस के बीच में इनका कोई भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे जो रिलेशन है वो खराब हो। ओके, तो ये था इंडिया बांग्लादेश इशू के बारे में। इसके अलावा इंडिया गिव्स इमरजेंसी वीजा फॉर 111 अफगान हिंदूज एंड सिख्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारा है। ओके, अफगानिस्तान का गुरुद्वारा है, यहाँ पे काबुल में गुरुद्वारा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेररिस्ट घुस गए और इन्होंने सीधे बिना देखे शूटिंग चालू कर दी, फायरिंग चालू कर दी, इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। अब देखो, इसके बारे में बताया गया है कि एक तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, ISKP ने लिए, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस। ये जो है IS का, इस्लामिक स्टेट का ही एक पार्ट है, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस। इसने यहाँ पे क्या किया है, अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में अटैक कर दिया। अब जरा ये समझो सिचुएशन, अफगानिस्तान जो है तालिबान के अंडर है, ठीक है, जो पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं नहीं हम तो गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, सिविलियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो तालिबान के अंदर है और उसी में दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। अभी देखो क्या हुआ कि जब से ये जो बीजेपी वाला इशू हुआ है ना, जो 2 लीडर्स ने कुछ कमेंट कर दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, तब से जितना भी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है ये बहुत भड़क गया, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो इसमें हवा भी दी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसने इसमें हवा भी दी, जैसे टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया। इन लोगों ने जानबूझ के इस इशू को इतना बढ़ाया है जितना ये था नहीं, ठीक है। हालांकि किसी भी लीडर की बारे में आपको उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। कि टर्की, पाकिस्तान ये सब बोल रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वो इन्वॉल्व हो गई इसमें, बांग्लादेश ने इसमें समझदारी दिखाई, जैसे कि अभी हमने देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ISKP है, इन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पे बदला लेंगे, क्योंकि आपने ऐसा बोला हमारे गॉड के बारे में, इसलिए हम अब आपसे बदला लेंगे। और इन्होंने क्या किया, जाके गुरुद्वारे में यहाँ पे अंधाधुंध शूटिंग चालू कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक और यहाँ पे ये अटैक करने वाले थे माइनॉरिटी कम्युनिटी जहाँ पे रहती है,
अफगानिस्तान में, वहां पे ये अटैक करने वाले थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। एक बहुत बड़ा ग्रेनेड से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, उसको बीच में रोक लिया गया, तो ये एक चीज टल गई, लेकिन ये इशू हो गया। अब ऐसे में जब से ये धमकी दी थी आईएसकेपी ने कि हम अब आपसे बदला लेंगे, तब से लेकर अफगानिस्तान के जो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले, जैसे कि जो हिंदूज हैं और जो सिख हैं, इन लोगों ने बहुत गुहार लगाई थी इंडिया के पास कि आप लोग हमें वीजा दे दो और हम आपके देश में आके रहना चाहते हैं। तब यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए इनके वीजा क्लियर नहीं किए गए थे। तो कुल मिला के अभी 159 लोग हैं जो माइनॉरिटी के यहाँ पे रह रहे हैं। इनमें से 111 लोगों के वीजा को अभी मंजूरी दे दी गई है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये तीसरी चीज आप मुझे बताना, क्या बताओगे तीसरी चीज जो आज का कमेंट सेक्शन में, वो ये कि इस गुरुद्वारे का जिसकी हमने बात करी ना, अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारा है, उसका नाम क्या है? इसका नाम मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए इसका नाम क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये जो प्लेस है, ये जो गुरुद्वारा है, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बताओगे आप मुझे इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारा आज का एडिटोरियल है अबाउट कंपल्सरी वुमेन वर्क। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड आर्टिकल। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये जो एक सेंटर है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया अबाउट लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ओके, तो ये बताते हैं कि रूरल वुमेन जो है, इनका लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 9.92% है, जबकि रूरल मेन का जो रेट है वो 67.24% है। देख लो इतना बड़ा गैप है बिटवीन रूरल वुमेन एंड रूरल मेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो विमेन है, रूरल विमेन जो है, जो यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, उनके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो ये है कि यहाँ पे कुछ तो है जो वॉलंटरीली वर्क नहीं कर रहे, कुछ जो है वो ये है कि यहाँ पे इनको जॉब की बहुत जरूरत है। जॉब सीख बहुत करी इन्होंने, लेकिन इनको कोई जॉब नहीं मिली ढंग की। ओके, और जो मिली वहां पे बहुत कम पेमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो ये लोग हैं, जो एक तरह के लोग होते हैं ना, आप बहुत टाइम से किसी को चेस करो लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही, तो आप डिस्करेज हो जाते हो। तो ऐसी वर्कफोर्स है जो अनएम्प्लॉयड है आज के टाइम पे, लेकिन बहुत दिनों तक इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ढूंढी, नहीं मिली, कोई भी जॉब इनको अवेलेबल नहीं हुई। तो यहाँ पे ऐसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इसको डिस्करेज्ड वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिस्करेज्ड वर्कर्स है जो इन्होंने पीछे हट गए, लेकिन इंडिया में इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता डिस्करेज्ड वर्कर्स के फिनोमेना को। इनको माना जाता है कि जो विमेन यहाँ पे छोड़ दिया, जिन्होंने विमेन ने जॉब की सर्च करना, वो ड्रॉप आउट कर गई है, तो ड्रॉपिंग आउट रेट इसको कहा जाता है, या फिर लीविंग द लेबर मार्केट इनको कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं समझा जाता कि इनको डिस्करेज हुई है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया या छोड़ दिया लेबर मार्केट, ये डिस्करेज हुई है। तो इनको ऐसा माना जाता है कि ये जो चॉइस है लेबर मार्केट को छोड़ने की या अनएम्प्लॉयमेंट सीख ना करने की, ये इनकी खुद की चॉइस है। इंडिया में ऐसा माना जाता है, जबकि होता क्या है, इनकी खुद की चॉइस नहीं होती है, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उससे ही इनको बाहर निकाल दिया जाता है डिस्करेज करके। ओके, तो ये चीज है। एक तो आपको समझ में आना चाहिए डिस्करेज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्करेज्ड वर्कर्स क्या है। ठीक है, डिस्करेज्ड वर्कर्स के बारे में आपको समझ में आना चाहिए ना। दूसरी चीज ये कि ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटीज है वो डिस्करेज्ड वर्कर्स से भी बहुत बुरी है। डिस्करेज्ड वर्कर्स के पास तो चलो फिर भी इतना ये स्कोप रहता है कि हम अगर जॉब नहीं करेंगे, हम अगर काम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं काम करना लेकिन हमको नहीं मिल रहा, तो हम डिस्करेज हो गए, और हम अगर काम नहीं करेंगे तो भी हमारा जीवन तो चल जाएगा। ये तो फिर भी प्रिविलेज्ड लोग हैं। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज्यादा ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना आप, तो और वर्स्ट है। ठीक है, इसमें वर्स्ट क्या है, इसमें वर्स्ट है अबाउट कंपल्सरी वर्कर्स। ये कंपल्सरी वर्कर्स कौन है? जिनको काम मिल नहीं रहा, बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, लेकिन इनके पास ही प्रिविलेज नहीं है कि ये घर पे बैठ जाए, जॉब ना ढूंढे। ठीक है, ये कैसा भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इनका जो फैमिली का सर्वाइवल, इनका खुद का सर्वाइवल इन्हीं पैसों पे डिपेंड करता है। तो इनके लिए ये लोग हो जाते हैं कंपल्सरी वर्कर्स, जिनके पास ये लग्जरी नहीं है कि ये डिस्करेज हो जाए। ठीक है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते डिस्करेज होना। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि डिस्ट्रेस की डेप्थ क्या है। देखो, एक तो डिस्करेज्ड वर्कर्स के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डेप्थ ये देख सकते हो आप कि मनरेगा, आप देखोगे गांव, जितने भी गांव में आप चले जाओगे, मनरेगा पूरे फुल चल रहे हैं। ठीक है, मनरेगा में क्या होता है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है आपको, नॉन स्किल्ड वर्क दिया जाता है, तो ये पूरे फुल चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विमेन है, जो बेसिकली कंपल्सरी वर्कर्स बन गई है, इनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये वर्कर्स जो है इनके लिए मनरेगा में मिल जाती है। दूसरा, यहाँ पे जो मनरेगा में फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम है कि यहाँ पे इनको फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, कि इनका सर्वाइवल हो रहा है, लेकिन इसमें कई सारी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे कई सारी केस स्टडीज दी हुई है, आप केस स्टडीज में नहीं घुसना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जैसे आपको मनरेगा में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, पॉन्ड वगैरह बनाने हैं, तो कई सारे एरियाज में हार्ड और ड्राई सॉइल है, तो ऐसे में
एक पूरा पौन या एक पूरा दिन का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जो पर डे का वुमेन का जो मिलता है, वुमेन को जो चार्ज मिलता है, जो वुमेन को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो सिर्फ 280 रुपीज होता है। ठीक है, एक दिन का 280 रुपीज। कोई क्रैश फैसिलिटी नहीं है। जो बच्चे हैं वो इधर उधर घूमते हैं, कई सारे बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई सारे बच्चे गिर जाते हैं बड़ी बिल्डिंग से। ठीक है, क्योंकि कोई क्रैश फैसिलिटी नहीं है। और ये इतने प्रिविलेज तो है नहीं, ये जो कंपलसरी वर्कर्स हैं कि अपने घर पे बिठा के लाए, कोई है इनके घर पे ध्यान रखने वाला या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्हीं को पूरा सब कुछ करना है। कई जगहों पे वाटर की फैसिलिटी नहीं होती, कई जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं होती, कई जगहों पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको 2-2 लीटर की बॉटल लेके जानी पड़ती है अपने साथ। ठीक है, सो दैट आपको वहाँ पे पानी की प्यास लगे तो आप वहाँ पे पानी पी सको। तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है। ठीक है, इन डिफिकल्ट कंडीशन के बाद भी 100 दिन का पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, सिर्फ 40 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो 40 डेज के एम्प्लॉयमेंट में 40 दिन घर चलेगा, बाकी 365 डेज में से जो 40 डेज गए तो 325 डेज क्या करेंगे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पनिशिंग वर्क है, उसके बाद भी इनको पूरे 100 दिन काम नहीं मिल पा रहा है। ये जो वर्कर्स हैं, कंपलसरी वर्कर्स, ये करने को तैयार हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा। ये डेप्थ है इस डिस्ट्रेस की। ठीक है, नाउ दूसरी चीज, एग्रीकल्चर सीजन में क्या होता है कि ये जो वर्कर्स हैं ये एग्रीकल्चर लैंड पे चले जाते हैं, लोगों के खेतों में चले जाते हैं। अब यहाँ पे पहले तो ये लंबा काम चलता था, अभी क्या हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया है। तो ये जो काम है ये बहुत कम हो गया, डिक्रीज हो गया है। पहले बहुत लंबा लंबा चलता था, 6-6 महीने चलता था, अब 3 महीने से भी कम में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट टाइम अब इनको कंस्ट्रक्शन वर्कर बनना पड़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से उतनी कमाई नहीं हो पा रही, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर बनना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इनको माइग्रेट करना पड़ता है अर्बन एरियाज में अपने फैमिली को लेकर, और यहाँ पे माइग्रेट करने के फिर अलग इश्यूज होते हैं, स्लम्स में रहना पड़ता है, ये सब चीजें। अब जब ये माइग्रेट करते हैं तो देखा जाता है कि जो वुमेन है, जो वुमेन माइग्रेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि इतनी अवेयर है ही नहीं, इतनी पढ़ी लिखी है ही नहीं कि रजिस्टर कर दें अपने आप को। रजिस्टर भी नहीं किया हुआ है, इसलिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, जो ये यहाँ पे बेनिफिट्स दे सकती है इनको, ये बेनिफिट्स भी इन तक नहीं पहुंचते। ठीक है, बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग वर्क होता है। इसके अलावा जब ये भी नहीं होता तो बास्केट्स एंड ब्लूम्स बनाती हैं। ठीक है, जो टोकरियां, झाड़ू, ये सब बनाने का काम करती हैं। इसमें भी 10-10 झाड़ू बनाती हैं, उसके 10-10 रुपए मिलते हैं इनको। कोई टेलरिंग वर्क करे, तो इस तरह की जॉब्स इनको करनी पड़ती है। इनके पास कोई एक सिंगल जॉब है ही नहीं, परमानेंट जॉब है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही मनरेगा वर्कर है, वही एग्रीकल्चर वर्कर बन जाती है, वही कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाती है, वही माइग्रेंट वर्कर, वही सेल्फ एम्प्लॉयड वेंडर, वही टेलर, वही डोमेस्टिक वर्कर बन जाती है, वही होम मेकर बन जाती है। तो अलग अलग जॉब इनको करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद भी इनका जो एम्प्लॉयमेंट, जो पार्टिसिपेशन है, लेबर पार्टिसिपेशन, वो कितना है, 9% है रूरल एरियाज में। ठीक है, अब इसके पीछे एक और भी इश्यूज हैं। जैसे पहला तो ये इतनी ग्रिम सिचुएशन की है ही, साथ में जो कमोडिटीज हुए हमारे देश में, असेंशियल कमोडिटीज, उनके भी प्राइसेस बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन इतना हो गया तो वेजिटेबल्स वगैरह के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इनको खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वेजिटेबल नहीं मिलता। ये जो मिर्ची की चटनी होती है उसको ही खा के पानी पी लेते हैं सो दैट इनका पेट भर जाए। ठीक है, तो इतना इन्फ्लेशन का इनके ऊपर असर पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमारे लिए जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों को रिकॉग्नाइज करें, एक तो डिस्करेज्ड वर्कर को और दूसरा ये कंपलसरी वर्कर को। और इनके लिए भी यहाँ पे हम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेकर आए, कुछ ना कुछ स्कीम्स लेकर आए, इनको सबसे पहले रिकॉग्निशन मिले और फिर हम इनके लिए स्कीम्स लेकर आए। ठीक है, अब जैसे इसमें बात की गई है कि यहाँ पे बहुत सारी जो विमेन है जो कंपलसरी वर्क करती हैं वो डेट में भी डूबी हुई हैं। ठीक है, कर्जे में डूबी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज बोली जा रही है कि एक तो वेजेस इनको कम मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो रूरल लेबरर्स हैं इनको यहाँ पे कैश ट्रांसफर नहीं मिलते। जैसे अभी तक क्या होता है कि जो कैश ट्रांसफर 6,000 रुपए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में जो लेबरर्स हैं, लेकिन उनको जिनके पास लैंड है, ठीक है, जो लैंडलेस लेबरर्स है वो क्या करें भाई, तो उनको भी इस तरह का कुछ कैश ट्रांसफर मिलना चाहिए। ये ऑथर का एक आइडिया है कि यहाँ पे इनको भी यहाँ पे इस तरह का कैश ट्रांसफर मिलना चाहिए। अभी क्या हो गया हमारे देश में, जो रूरल इंडिया यहाँ पे भी कैपिटलिस्ट प्रोसेस जो घुस चुकी है, इंडस्ट्रीज घुस चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइवलीहुड ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड हो गए हैं, बहुत मोनोपोली हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट की। ठीक है, और विमेन को यहाँ पे निपटने के लिए बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में हमको इनकी मदद करनी चाहिए। कंपलसरी विमेन का जो वर्क है, कंपलसरी वुमेन वर्कर है, जो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए बाय द लॉज। और यहाँ पे हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के, लेकिन इसके साथ भी हमारे जो विमेन वर्कर्स हैं उनका एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, दूसरा अगर पार्टिसिपेशन है तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में। इसको हमको थोड़ा ईज डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं डेजिग्नेशन फेलियर। तो डेजिग्नेशन फेलियर की मैं बात कर रही हूँ। डेजिग्नेशन फेलियर में यहाँ पे देखो आर्टिकल में क्या बताया गया है। बताया ये गया है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने चाइना ने क्या किया, यूएनएससी में
यूएनएससी में यूएस और इंडिया एक प्रपोजल लेके गए एक टेररिस्ट को बैन करने का, सैंक्शन करने का। ये टेररिस्ट का नाम है मक्की, ठीक है। मक्की कौन है? जो लश्कर ए तैयबा है, ठीक है, लश्कर ए तैयबा, जिसका नाम जमात उद दावा भी रख दिया गया है, ठीक है, इसका डिप्टी चीफ है, ठीक है। जो मसूद अजहर है, ठीक है, मसूद अजहर नहीं, जो हाफिज सईद है, इसका यहाँ पे ये कोई रिलेटिव भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं इंडिया और यूएस के पास। तो इसके लिए हम यहाँ पे गए यूएनएससी में 1267 कमेटी के पास, ठीक है। ये 1267 कमेटी क्या है इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। कब के लेक्चर में? सैटरडे के लेक्चर में, आप लोग उसको जरूर देखना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रोज के लेक्चर्स देखो, लिंक मिस नहीं करना है, ठीक है, लिंक्ड होते सारे लेक्चर्स। तो यहाँ पे क्या किया, चाइना ने इसको रोक लगा दी। चाइना ने बोला कि यहाँ पे हम समझेंगे, आप और यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं वो लेकर आओ। अब यहाँ पे एविडेंसेस बताए गए हैं इस एडिटोरियल में कि देखो, एक तो ये डिप्टी चीफ है लश्कर ए तैयबा का। लश्कर ए तैयबा खुद यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको, लश्कर ए तैयबा को इसने ऑलरेडी बैन कर रखा है, सैंक्शन इसके ऊपर ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो डिप्टी चीफ के ऊपर सैंक्शन लगाने में क्या दिक्कत है? टेरर ग्रुप है ये, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है, तो ये जो टेररिस्ट है ये पाकिस्तान में रहता है। पहली चीज तो ये पाकिस्तान में रहता है, और पाकिस्तान की खुद की कोर्ट ने इसके ऊपर 9 साल की इसको सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में ओवरटर्न कर दिया था, लेकिन 9 साल की सजा सुनाई थी। क्यों? क्योंकि ये कहते हुए कि तुमने टेरर फंडिंग करी है, टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग दी है, ये कहते हुए पाकिस्तान ने खुद सुनाई थी सजा। तो आप क्यों, चाइना क्यों इसको बचा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इंडिया ने इसके ऊपर यूएपीए एक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर चार्जेस चलाए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यूएस ने तो इसके ऊपर $2 मिलियन का रिवॉर्ड रखा हुआ है कि जो भी लाके देगा उसको $2 मिलियन का रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो इतने सारे एविडेंसेस यहाँ पे पेश किए हैं जो कि ओवरवेलमिंग एविडेंसेस हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने उसके ऊपर रोक लगा दी, ठीक है। चाइना ने बोला कि अभी हम इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा रहे हैं। तो इंडिया का कहना है कि बहुत ही रिग्रेटेबल और अनफॉर्चुनेट है कि इसने, चाइना ने इसके ऊपर रोक लगाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे क्यों ऐसा चाइना ने क्यों किया। तो पहला कारण तो ये कि यूएस और इंडिया की बढ़ती हुई नजदीकियां जो है वो चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ठीक है। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि यूएस और इंडिया करीब आए, और यूएस और इंडिया साथ में मिलकर ऐसी चीजें प्रपोज करें। चाइना बीच में उंगली, बीच में जो है यहाँ पे बीच में बार बार इंटरफेरेंस जरूर करेगा। दूसरी चीज जो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अभी मीटिंग बैठी। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। अब पाकिस्तान के ऊपर अभी रिव्यू चल रहा है कि क्या इसको निकाला जाए। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन होगी कि पाकिस्तान ने कितना क्या काम किया है। अगर यहाँ पे इस टेररिस्ट को यूएनएससी सैंक्शन कर देता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी नाम खराब होता, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहा है ये टेररिस्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान का नाम खराब होता, तो FATF हो सकता है कि इसको ग्रे लिस्ट में ही मेंटेन करके रखता। अभी पाकिस्तान को बचाने के लिए भी यहाँ पे चाइना ने इसके ऊपर प्रोसीजरल जो लूप होल है वो बताते हुए टेक्निकल होल्ड लगा दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये जो है ना देजावू जैसी सिचुएशन है, इससे पहले भी यहाँ पे सेम कर चुका है चाइना। पहले भी जो ये मसूद अजहर है, इनके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे सैंक्शन लगने थे, उसमें भी चाइना ने बहुत यहाँ पे इंटरफेयर किया था और बहुत यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश की थी, ठीक है। तो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अभी तक टेरर जो डेजिग्नेशन है अभी तक प्रॉपर्ली मिल नहीं पाया। यहाँ पे रहमान लखवी के बारे में 2008 में करा था यहाँ पे प्रपोज, हाफिज सईद के बारे में 2009 में, मसूद अजहर के बारे में 2019 में, इन सभी के यहाँ पे चार्जेस हैं और अब इनको यहाँ पे टेररिस्ट डेजिग्नेशन मिला है, ठीक है। पहले चाइना ने बहुत कोशिश करी कि ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रांग होकर खड़ा होना चाहिए और सिस्टमैटिकली अपनी जो एविडेंसेज है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो कुछ बन पड़ता है, चाहे फिर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस कैसे भी हो, हमको यहाँ पे इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाना है तो करवाना है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक साथ खड़े रहना चाहिए, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब बात कर लेते हैं स्टार्स ऑफ द डे की। तो कल के यानी कि सैटरडे के लास्ट जो लेक्चर लिया था, सैटरडे को लिया था, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, यूएनएफसीसी के बारे में पूछा था और भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो उन सबके आंसर्स मुझे इन सभी लोगों ने दिए हैं और ये सभी लोग देखो, मुझे ना ये सारे नाम बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये लगभग ये सारे नाम जो है ये रिपीट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हर दिन इन्हीं लोगों के जवाब मुझे मिलते हैं। तो बाकी लोग जो है वो लोग भी थोड़ा बकअप करो, थोड़ा सा यहाँ पे जागो, ठीक है। समझो कि अब आप लोगों को भी यूपीएससी देनी है, आप इन लोगों से तो कम्पीट करो पहले, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे रिटेंशन के लिए, अपने करंट अफेयर्स के रिटेंशन के लिए कम से कम कॉमेंट्स तो करना शुरू करो,
थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ, आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए, ठीक है, और आपको फायदा भी हो। ओके, तो पहली बात तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल आपकी कंसिस्टेंसी के लिए, और बाकी लोग इनसे सीखो और इनके जैसे यहाँ पे आप भी पार्टिसिपेट करो। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।